हेलो बच्चों, केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर सतीश श्रीवास्तव। आज मैं आपके लिए जो टॉपिक लेकर आया हूं और वो है फैराडे फर्स्ट लॉ, फैराडे का प्रथम नियम। तो देखो, ये जो लॉ है ये इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस में किसी भी इलेक्ट्रोड पर जो सब्सटेंस लिबरेटेड होता है, डिपोजिटेड होता है, उसकी अमाउंट और जो सॉल्यूशन है इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन उसमें पास की गई क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसके बीच का एक क्वांटिटेटिव रिलेशन है। इसमें देखो क्या बोला गया कि द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लिबरेटेड एट एनी इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द quantity of electricity which passed in solution। समझ गए ना? मतलब है कि इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस में किसी भी इलेक्ट्रोड पर जो सब्सटेंस की अमाउंट लिबरेटेड होगी वो जो सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी की जो क्वांटिटी पास की गई है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। समझ गए बच्चों कि किसी भी इलेक्ट्रोड पर जो पदार्थ की मात्रा निक्षेपित होती है वो विलयन में पास की गई विद्युत धारा की मात्रा के क्या होगी? समानुपाती। समझ गए ना कि द मास ऑफ एनी सब्सटेंस डिपोजिटेड और लिबरेटेड एट एनी इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी पास्ड इन सॉल्यूशन। किसी भी इलेक्ट्रोड पर पदार्थ की निक्षेपित मात्रा विलयन में प्रवाहित विद्युत धारा की मात्रा की क्या होगी? समानुपाती। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रोलिसिस एक नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। ये तब तक चलेगी जब तक आप इलेक्ट्रिक करंट सॉल्यूशन में पास करेंगे, और जब तक इलेक्ट्रिक करंट पास होता रहेगा तब तक इलेक्ट्रोड्स पर क्या होते रहेंगे? एलिमेंट या सब्सटेंस डिपोजिटेड होते रहेंगे। तो जितने देर तक इलेक्ट्रिक करंट पास होगा, मतलब जितनी ज़्यादा क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगी उतनी ज़्यादा अमाउंट क्या हो जाएगी? डिपोजिटेड हो जाएगी। तो हम ये माने कि जो मास ऑफ सब्सटेंस विच इज डिपोजिटेड है वो W है और क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है Q। तो W पहले हम ऐसा लिख सकते हैं कि W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और आगे बढ़ा दें W इक्वल टू Z इंटू Q, या W इक्वल टू होता है Z इंटू I इंटू T, बिकॉज Q इक्वल टू होता है I इंटू T। मतलब है कि W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो जब हम इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आ जाता है और इसे बोला जाता है Z। Z है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। अभी हम इसको अलग से डिफाइन करेंगे। Q जो है यह है क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब यहाँ पर चूंकि Q इक्वल टू होता है I इंटू T। I मतलब होता है करंट इन एम्पियर और टाइम, ठीक है? इलेक्ट्रिसिटी कितने समय तक करंट पास किया गया सॉल्यूशन में वो उसका टाइम है, तो T जो कि सेकंड में, इसलिए हम लिख सकते हैं W इक्वल टू Z इंटू I इंटू T। इसी से हम Z को डिफाइन करेंगे। तो यही है फैराडे का फर्स्ट लॉ। आप समझ गए होंगे कि विलयन में प्रवाहित की गई विद्युत धारा की मात्रा और जो निक्षेपित मात्रा है तत्व की या पदार्थ की वो एक दूसरे के क्या दिख रहे हैं बच्चों? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो आप इसे लिख लें। अब हम आ जाते हैं जेट के बारे में, ठीक है? तो देखो, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे आप जानते हैं कि W इक्वल टू होता है Z इंटू I इंटू T। अब हम यहाँ पर जो करंट जो है उसको हम 1 एम्पियर ले लें और जो टाइम है जो कि करंट पास करने का टाइम है वो कितना हो गया? 1 सेकेंड। तो हमारे पास आ गया W इक्वल टू Z। मतलब क्या हुआ कि द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस liberated at electrode by passing 1 ampere current for 1 second। ठीक है? मतलब है कि अगर 1 एम्पियर का करंट 1 सेकेंड तक पास किया जाए सॉल्यूशन में तो जो इलेक्ट्रोड पर अमाउंट डिपॉजिटेड होगी एलिमेंट की या सब्सटेंस की
वही उसका क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। समझ गए बच्चों कि विलयन में 1 एम्पियर की धारा 1 सेकंड तक पास की जाए तो जो इलेक्ट्रोड पर सब्सटेंस की अमाउंट लिबरेटेड होगी वही उस एलिमेंट या उस सब्सटेंस का, ठीक है, विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहलाएगा। ये एक कांस्टेंट वैल्यू है, हर एक एलिमेंट के लिए इसकी वैल्यू फिक्स होती है। अब पहले हम इसकी यूनिट देख लें तो देखो यूनिट जो है W इक्वल टू होता है Z इंटू क्यू। सॉरी, इसकी यूनिट में हम जानते हैं कि W इक्वल टू क्या है, Z इंटू क्यू। तो Z इक्वल टू क्या होगा, W अपॉन क्यू। तो W तो हो गया ग्राम में और Q हो गया कूलॉम्ब में। क्यों? क्योंकि जो है क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, इसकी यूनिट होती है कूलॉम्ब। एम्पियर इंटू सेकेंड इक्वल टू होता है कूलॉम्ब। तो इस तरह से ये इसकी जो यूनिट आई वो हो गई ग्राम कूलॉम्ब इनवर्स। हर एक एलिमेंट जो भी है, हर एक एलिमेंट का Z जो है फिक्स होता है। जैसे हाइड्रोजन का Z है 1.045 × 10⁻⁻5 ग्राम पर कूलॉम्ब। इसी तरह से अदर एलिमेंट्स के मैंने लिखे हैं। तो आप समझ गए होंगे कि Z क्या है। तो सीधा सा है कि 1 कूलॉम्ब करंट पास कर, 1 कूलॉम्ब जो है क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो तो उससे जितना एलिमेंट की अमाउंट डिपॉजिटेड होगी वही उस एलिमेंट का क्या होगा बच्चों, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। तो आप समझ गए होंगे विद यूनिट, तो आप इसे नोट करें। अब हम आ जाते हैं, एक रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट मतलब Z एंड केमिकल इक्विवेलेंट E। केमिकल इक्विवेलेंट को इक्विवेलेंट मास भी बोलते हैं, ठीक है। विद्युत रासायनिक तुल्यांक तथा रासायनिक तुल्यांक में संबंध। तो देखो 1 फैराडे मतलब 96500 कूलॉम्ब क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी डिपॉजिटेड 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सब्सटेंस। मतलब है कि इतना जो है 96500 कूलॉम्ब, ठीक है, जो क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, विद्युत धारा की जो मात्रा है इतनी कूलॉम्ब, इससे किसी भी सब्सटेंस का 1 ग्राम इक्विवेलेंट अर्थात उसका रासायनिक तुल्यांक की भार जिसको बोलते हैं उतनी मात्रा को डिपॉजिटेड कर देता है। मतलब है कि 96500 कूलॉम्ब इक्वल टू होता है 1 इक्विवेलेंट, मतलब इक्विवेलेंट मास के बराबर अमाउंट। तो 1 कूलॉम्ब से कितनी अमाउंट डिपॉजिटेड हो जाएगी, E/96500। क्योंकि 1 कूलॉम्ब से जो अमाउंट डिपॉजिटेड होती है वो क्या है, Z है। इसका मतलब है कि हमारे पास Z इक्वल टू क्या हो गया, E/96500। अगर हम फर्स्ट लॉ फैराडे ले लें और Z की वैल्यू पुटअप कर दें तो हमारे पास आ गया W इक्वल टू E/96500 इंटू I इंटू T। ये रिलेशन जो होगा, ठीक है, वैलिड व्हेन करंट जो एफिशिएंसी वो कितनी होनी चाहिए, 100%। करंट एफिशिएंसी का मतलब है कि जितना हम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं वो कंप्लीट टोटल 100% वो इलेक्ट्रोलिसिस में यूज हो जाए, अर्थात एलिमेंट का या सब्सटेंस के जो है लिबरेशन में यूज हो जाए। उसकी कोई भी अमाउंट कहीं और अदर जो थर्मल इफेक्ट या और भी अदर इफेक्ट में कहीं पर यूज ना हो। अर्थात जब 100% इलेक्ट्रिसिटी यूज हो जाए तब हम कहेंगे कि ये फॉर्मूला हमारा यूज होगा। अगर क्वांटिटी या कहें कि जो हमारी करंट एफिशिएंसी है वो 100% से कम हो तो देखो क्या रिलेशन यूज करोगे। तो यहाँ तक आपने लिख लिया होगा, मैं इसको और आगे कर दें कि एक रिलेशन लगेगा W इक्वल टू, ठीक है, E/96500 इंटू I इंटू T इंटू करंट एफिशिएंसी 100%। से मतलब करंट एफिशिएंसी अगर परसेंट में दी है तो आप उससे मल्टीप्लाई कर दें। मतलब है कि ये है वैलिड फॉर गिवन, ठीक है, CU करंट एफिशिएंसी। मतलब है कि अगर आपको
क्या दे रखा हो, करंट एफिशिएंसी दे रखी है कि 50% है या 75% है, मतलब जितना भी हम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं उसका 50% ही यूज हो रहा है। तो ये जो अमाउंट आएगी वो टोटल जितनी मिलनी थी उसका 50% आ जाएगी, आधी हो जाएगी। तो जितना भी करंट एफिशिएंसी दी है परसेंट में आप उसमें मल्टीप्लाई कर दें तो आपको पता चलेगा कि इतनी करंट एफिशिएंसी से इतना अमाउंट डिपॉजिटेड होगा। तो इससे भी रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे, इससे तो हमें करना ही है। आपको एम्पियर में करंट जो है दे रखा होगा, टाइम किसी भी यूनिट में दे सकते हैं, लेकिन सेकंड में यूज करके एलिमेंट का इक्विवेलेंट मास आप जानते हैं कैसे निकाल लेते हैं। तो एटॉमिक मास अपॉन चार्ज ऑफ कैटाइन या एनाइन जो भी है उससे हम इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट करके W कैलकुलेट करेंगे। तो आप इस रिलेशन को लिखें। अब यदि इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस में कोई गैसियस प्रोडक्ट बनता है जैसे कि हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है या अदर गैसेस हैं, तो उनकी जो लिबरेटेड वॉल्यूम है चाहे वो लीटर में हो चाहे ml में हो, उसे एनटीपी पर कैसे निकाल सकते हैं। तो वो एक फॉर्मूला है Vt = Be³ × I × T/96500 कूलम। Vt यहाँ पर क्या है, टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस एट एनटीपी विच लिबरेटेड इन इलेक्ट्रोलिसिस। मतलब आपने जितने देर तक इलेक्ट्रोलिसिस की उसमें जितना भी गैस का वॉल्यूम निकला उसको एनटीपी पर लिया जाए तो वो वॉल्यूम क्या है, Vt। समझ गए बच्चों कि कुल विद्युत जो अपचयन विद्युत अपघटन किया गया उस पर जो गैस का आयतन मिला उसको एनटीपी पर ले लिया जाए। आप इसे लीटर में लें तो ये भी लीटर में, ये ml में तो ये ml। ठीक इसी तरह से Beq क्या है, यहाँ पर इक्विवेलेंट वॉल्यूम ऑफ गैस है। जैसे किसी गैस का या किसी भी सब्सटेंस का क्या होता है, इक्विवेलेंट मास। तो उस इक्विवेलेंट मास के करस्पॉन्डिंग में जो गैस का वॉल्यूम होगा एनटीपी पर वो कहलाता है गैस का इक्विवेलेंट वॉल्यूम। जैसे हाइड्रोजन के 2 ग्राम 1 मोल, ठीक है, 2 ग्राम का जो टोटल वॉल्यूम है 22.4 लीटर होता है एनटीपी पर, जिसे हम बोलते हैं मोलर वॉल्यूम। तो 1 ग्राम का कितना हो जाएगा, 11.2 लीटर। तो 1 ग्राम ही क्या है, हाइड्रोजन का इक्विवेलेंट मास। तो इसके करस्पॉन्डिंग में वॉल्यूम कितना आया, 11.2 लीटर। तो हाइड्रोजन का इक्विवेलेंट वॉल्यूम कितना हो गया, 11.2 लीटर। तो इस तरह से अदर गैसेस के भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस फॉर्मूले से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, किसी भी गैस का, ठीक है, वॉल्यूम टोटल एनटीपी पर कितना होगा। तो आप इसे नोट करें। अब कई बार क्या होता है, कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी आते हैं कि किसी मेटल सरफेस पर इलेक्ट्रोप्लेटिंग की गई, किसी धातु की सतह पर विद्युत लेपन किया गया। उस इलेक्ट्रोप्लेटिंग में जो सरफेस पर जो लेयर बनी उसका वॉल्यूम दे रखा हो या उसका एरिया दे रखा हो, तो आप कैसे कैलकुलेट करें कि उसका इक्विवेलेंट मास क्या होगा एलिमेंट का, या इक्विवेलेंट मास दे रखा है तो एरिया क्या है उस सरफेस का, उसकी डेंसिटी क्या है। तो देखो एक रिलेशन होगा, हम जानते हैं कि ये जो है मास, ठीक है, मास इक्वल टू ये हो गया वॉल्यूम और इनटू ये क्या है, डेंसिटी। मतलब है कि जो लेयर बनी हुई है, ठीक है, ये क्या है, लेयर का मास ऑफ लेयर, मास ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटेड लेयर, ठीक है, विद्युत लेपित परत का मास, द्रव्यमान। समझ गए बच्चों। तो ये है ABCD, मतलब ये हो गया जहां पर A और इनटू B एरिया ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटेड लेयर, विद्युत लेपित परत का क्षेत्रफल होगा, C उसकी थिकनेस हो गई, तो A इंटू B इंटू C क्या हो गया, वॉल्यूम, और D है डेंसिटी ऑफ लेयर। तो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास। तो इसका मतलब है कि हमें इनमें से किसी का भी कैलकुलेशन करना हो, किसी एक वैल्यू को छोड़कर बाकी वैल्यूज दे रखी हो, तो हम इस रिलेशन से उस जो प्लेटेड लेयर है, इलेक्ट्रोप्लेटेड लेयर है, उसकी जो भी क्वांटिटी पूछी गई है वो कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि W इक्वल टू होता है E/96500 × I × T। अब W की जगह हम ये यूज कर दें तो हम इसी फैराडे लॉ से लेयर के लिए थिकनेस, उसकी डेंसिटी या उसका एरिया, लेंथ, कुछ
कुछ भी कैलकुलेट कर सकते हैं या ई कैलकुलेट कर सकते हैं, तो इस रिलेशन से हमें उस पर भी कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करने होंगे, जो इसे आप इसे नोट करें। देखो कुछ और इम्पोर्टेंट रिलेशंस बता दूं जिनका हम यूज करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को न्यूमेरिकली सॉल्व करने में। तो देखो एक होता है कि अगर आपको कोई भी आयन कैटायन दे रखा है और उसमें n+ चार्ज लगा है और उसको न्यूट्रल कर रहे हैं हम, n इलेक्ट्रॉन यूज हो रहे हैं, n मोल इलेक्ट्रॉन, तो फैराडे यहाँ पर जो है मतलब बना वो m न्यूट्रल, तो इसमें नंबर ऑफ फैराडे कितने यूज होंगे, n। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि इसमें कितने फैराडे यूज होंगे तो आप n की वैल्यू यूज करेंगे, मान लो 2 लग रहे हैं तो 2 फैराडे कहोगे। मैं कहूँ क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कितनी हुई, तो आप जितने भी फैराडे हैं उसमें से उसमें क्या करें, मतलब n में 96500 कूलम से मल्टीप्लाई कर दें। अगर मैं कहूँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने पास हुए हैं, तो जितने भी मोल्स थे उसमें कितने मतलब एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, तो आपको इलेक्ट्रॉन भी पता चल जाएगा कि कितने इलेक्ट्रॉन पास हुए। और ध्यान रखें, एक और चीज ध्यान रखें कि मान लो x माइनस से आपने x बनाया और यहाँ पर n- था और n जो है इलेक्ट्रॉन बाहर हो गए, तो भी यही रिलेशन लगेगा कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन कितने मोल फैराडे निकल गए, या कितने मोल इलेक्ट्रॉन निकले, या कितने मोल इसमें जो है कितनी क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, तो हम इसी n के बेस पर सॉल्व करेंगे। कई बार क्या होता है कि आपको डायरेक्ट मोल्स ऑफ एलिमेंट्स पूछ लेता है कि इतना कोई भी कैटाइन था उसमें ये चार्ज है 2+, और इसमें मान लो उसने कहा कि 2 फैराडे करंट पास किया गया, तो बताएं कितना मोल मिलेगा सब्सटेंस का, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस लिबरेटेड इन इलेक्ट्रोलिसिस, विद्युत अपघटन में प्राप्त मोल, तो नंबर ऑफ मोल्स, ये क्या हो गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, इक्वल टू होता है नंबर ऑफ फैराडे, आपने कितने फैराडे पास किए, और अपॉन में है चार्ज ऑफ फैराडे, चार्ज ऑफ फैराडे नहीं, ये हो जाएगा चार्ज ऑफ आयन, जो भी आयन है उसका क्या चार्ज है, ठीक है। और नंबर ऑफ फैराडे कैसे निकालें, तो क्वांटिटी ऑफ चार्ज कूलम में लें और 96500 से डिवाइड करें। इससे भी रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो कुल मिला के मैंने फर्स्ट लॉ से रिलेटेड जो भी रिलेशंस थे जिनका यूज हम फर्स्ट लॉ से रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में करेंगे वो मैंने बताए हैं। अब हम इसके बाद सेकंड लॉ लेंगे और उसी के साथ हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स लेंगे। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।